हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 2024 के, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: डाइजेशन, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, विले, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लीवर, बाइल जूस, यूरिन। ये सभी टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो सभी मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। आज के यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ फूड। जो खाना हम खाते हैं डेली उसको ब्रेक करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे उसको कणों में जो है ब्रेक करना, वो होता है डाइजेशन आपका। कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाते हैं और फिर ब्रेक्स होते हैं वो ग्लूकोज में। ग्लूकोज नामक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनमें ये ब्रेक हो जाते हैं, फिर जाते हैं ये ब्लड के पास और ब्लड जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं उनके साथ, उनमें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से जो है बॉडी में पाचन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर जो प्रोटीन्स होते हैं वो सबसे पहले स्टमक में जाते हैं, फिर वो ब्रेक होते हैं एमिनो एसिड्स। तो आपको याद रखना होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट हुए वो था ग्लूकोज, ऐसे ही प्रोटीन में आता है एमिनो एसिड्स, यानी जो स्मॉलर यूनिट है प्रोटीन्स की वो एमिनो एसिड्स। यहाँ से बार बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो ये एमिनो एसिड्स हैं ये जाते हैं ब्लड के पास और ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको, जो है ये प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है वो है फैट्स का। जो फैट्स होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं स्टमक में ब्रेक होते हैं ये फैटी एसिड्स में। तो याद रखना है फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स हैं वो स्मॉलर यूनिट हुई आपकी फैट्स की, और ये फिर जाएंगे ब्लड के पास और फाइनली जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाकी अदर पार्ट्स को बॉडी के, इनको फैट्स को। तो इस तरह से आपकी ब्रेकिंग होती है जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ कवर हो गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं वहाँ से आपके लिए हर एक जो पॉइंट है वो आपका एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी ये जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आपके डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें 5 स्टेप्स हैं इम्पोर्टेंट। वो कौन कौन से हुए आपके? सबसे पहला है इंजेशन और न्यूट्रिशन, यानी जो हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, फाइनली एक्सक्रीशन या इजेक्शन का स्टेप होता है ये फाइनली। तो ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जानते हैं हम पॉइंट्स वो हैं जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले खाना हम माउथ से खाते हैं। इसमें एक ओइसोफेगस, ग्रास नली, जिसके अंदर से जो खाना हमारे पेट तक जाता है, इसकी लंबाई याद रखनी है 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली यानी जो ओइसोफेगस होता है, जिसके थ्रू हमारा जो है खाना जो है मुंह से हम जो खाना खाते हैं वो ग्रास नली के थ्रू जो है पेट में जाता है। फिर ये स्टोमक है आपका, गैस्टर भी बोलते हैं इसको, हिंदी में स्टमक को अमाशय भी बोला जाता है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखना आपको याद रखना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में, लंबाई में जो है लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। जो लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हमारी छोटी आंत की, वो 6.25 से 7.5 मीटर के बीच होती है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर के आसपास होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, डुडनम, जुजनम और इलियम। डुडनम की लंबाई पूछी जा सकती है एग्जाम में 2.5 सेंटीमीटर। यूनिट याद रखनी है, पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की यूनिट बताई, वो मीटर में है, और जो डुडनम, जुजनम, इलियम छोटे छोटे पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनकी लंबाई सेंटीमीटर में है।
डोडेनम की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, जुजिनम की है 2.5 सेंटीमीटर और इलियम की लंबाई लगभग 3.5 सेंटीमीटर। फिर नीचे आपका एनस यानी मल द्वार, जहाँ से हम एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने 3 पार्ट बताए आपके, उनके नाम आपने याद रखने हैं, डोडेनम, जुजिनम और इलियम। एक ट्यूब होती है माउथ से जो एनस तक, हमारा जो माउथ जहाँ से हम खाना खाते हैं वहाँ से आखिरी पार्ट एनस जहाँ से एक्सक्रीशन करते हैं वहाँ तक एक ट्यूब होती है, उसका पूरा नाम होता है एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नली। इसकी लंबाई याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 9 से 10 मीटर। फिर एक प्रोसेस होती है पेरिस्टलिसिस। ये क्या होता है? ये होती है वेव और फोर्स विच पुश द फूड इन द फूड पाइप। जो हमारा फूड पाइप होता है, ग्रास नली हमने देखी, ओइसोफेगस बोलते हैं जिसको, उसमें जो एक फोर्स होता है या वेव होती है जो कि फूड को पुश करती है, उसको एक नीचे तक जो है खींच कर ले जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टलिसिस की प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है, एक आपकी बीमारी होती है, डिजीज होती है डायरिया, जिसको हिंदी में दस्त बोला जाता है। इसमें आपका जो है स्टूल रिलीज होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डायरिया डिजीज होती है, दस्त आपको लगते हैं जो, उसमें स्टूल रिलीज होता है और ये किस में डिफेक्ट के कारण होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफेक्ट के कारण। फिर एक इससे रिलेटेड ही डिजीज है डाइसेंट्री, जिसको पेचिस बोलते हैं हिंदी में। उसमें स्टूल और म्यूकस प्लस ब्लड, ये तीनों चीज़ें रिलीज होती है और ये डिफेक्ट का किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो डायरिया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफेक्ट के कारण होता है और इसमें स्टूल रिलीज होता है, और डाइसेंट्री जो कि पेचिस डिजीज होती है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में डिफेक्ट के कारण होता है और स्टूल, म्यूकस और ब्लड तीनों चीज़ें यहाँ पर जो है रिलीज होती हैं। और एक नोट है आपके लिए, जो पेरिस्टलिसिस हमने प्रोसेस देखी उसका रेट जो है डायरिया में ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है माउथ के बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट्स। जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से, तो हमेशा याद रखना है जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जो हमारी पाचन की, जो खाने का पाचन होता है वो हमेशा शुरू होता है माउथ से, मुंह से। माउथ में क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का जो पार्शियल डाइजेशन, जो अर्ध पूरा यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता, कुछ जो है शुरू होता है यहाँ पर सिर्फ डाइजेशन, तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, ये माउथ में शुरू होता है। हमारा माउथ में जो है सलाइवा होती है, जिसको हम हिंदी में लार बोलते हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम है टाइलिन और सलीवा अल्फा अमाइलेज। तो याद रखना है टाइलिन या फिर सलीवा अल्फा अमाइलेज। ये एंजाइम जो है माउथ में जो है हमारे मुंह में फूड को ब्रेक करता है, खाने को तोड़ता है, तो याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली या तो हमारी बॉडी की जो प्रोसेस होती है उसको स्लो करते हैं या फास्ट करते हैं, लेकिन जनरली जो है सबसे ज़्यादा जो रोल होता है इनका बॉडी की प्रोसेस को फास्ट करने में होता है। और एंजाइम्स का एक दूसरा नाम है लेबर ऑफ आवर बॉडी। तो याद रखना है, लेबर ऑफ आवर बॉडी किसको बोला जाता है? एंजाइम्स को, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है। एंजाइम्स को काम करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए उसकी 2 नीड्स होती हैं, 2 नीड्स होती हैं। एक तो उसकी पीएच वैल्यू, उसकी पीएच वैल्यू, जैसे टाइलिन एंजाइम हमने देखा जो कि सलीवा में होता है हमारी प्रेजेंट, उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8। इस वैल्यू पर ये जो है प्रॉपरली वर्क करता है। तो अलग अलग एंजाइम के लिए ये अलग अलग वैल्यू होती है जिस पर जो है ये प्रॉपरली वर्क करता है। एक होता है टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है हर एंजाइम के लिए। जैसे कि मैक्सिमम एंजाइम्स के लिए जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, 310 डिग्री केल्विन। ये इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एंजाइम्स जो है प्रॉपरली वर्क करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। तो 2 नीड्स हैं एंजाइम की इम्पोर्टेंट, पीएच वैल्यू और टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है, या इनका एक और नाम होता है होमोथर्म्स। तो याद रखना है,
होमोथर्म्स जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स या कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एनिमल्स, ये तीनों एक ही टाइप के एनिमल्स के नाम हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो याद रखने हैं, जो कि मैमल्स, बर्ड्स। और ये सभी जो मैमल्स और बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, अपनी जो जनरेशन बढ़ाते हैं वो कैसे बढ़ाते हैं, वो बर्थ देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को विदाउट लेइंग एग्स, बिना अंडे दिए। फिर नेक्स्ट जो ओइसोफेगस हमने पढ़ा था उसकी लंबाई याद रखनी है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, कोई डाइजेशन जो है ओइसोफेगस में नहीं होता। यहाँ से सिर्फ जो है फूड जाता है हमारे माउथ से लेकर स्टोमक तक। और हमने पढ़ा था माउथ में पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखना है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और फैट्स का जो है माउथ में डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। सभी जो एंजाइम हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के। जो बेसिक यूनिट होती है एंजाइम्स की, याद रखना प्रोटीन होती हैं। और एंजाइम्स का एक और नाम है बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक हिंदी में बोला जाता है। लेबर ऑफ आवर बॉडी भी बोला जाता है एंजाइम्स को, और एक और नाम है बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम के जो अलग अलग नाम हैं ये याद रखने हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो है आपका स्टमक के बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट्स। स्टमक में जो है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स होता है। हमने पढ़ा था माउथ में पार्शियल डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन स्टमक में जाके जो है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फैट शुरू होता है। फिर स्टमक में एक हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है प्रेजेंट होता है। और स्टमक में 3 एंजाइम होते हैं, याद रखना है, तीनों का नाम याद रखना है। सबसे पहला है पेप्सिन जो कि प्रोटीन के लिए होता है। फिर है एक लाइपेज जो कि फैट्स और लिपिड्स के लिए होता है। एक है रेनिन। तो तीनों जो एंजाइम्स हैं वो याद रखने हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। रेनिन होता है हमारा मिल्क फर्मेंटेशन के लिए, यानी जो दूध से दही जमती है उसके लिए। और ये एज के साथ साथ जो है डिक्रीज होता जाता है। देखिए छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कई बार वो दूध पीते हैं और कुछ समय बाद उनके मुंह से जो है कई बार थोड़ी सी जो है दही गिरती है। तो ये रेनिन जो एंजाइम होता है उसके कारण होता है, ये जो दूध से दही में कन्वर्ट होती है। और ये एज के साथ जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे, वो ये जो है इसकी अमाउंट जो है डिक्रीज होती जाती है। फिर एक जो ये रेनिन है इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, RENNIN। एक रेनिन और एंजाइम है बॉडी में हमारी जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है, RENIN उसकी जो है स्पेलिंग होती है। ये अलग अलग है तो याद रखना है, RENIN जो ये एंजाइम होता है रेनिन किडनी में, और RENNIN ये स्टमक में होता है। बाकी तीनों एंजाइम हैं जो वो भी आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक हमारा स्टमक में हमारे एक एसिड प्रेजेंट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी pH वैल्यू जो होती है वो होती है जनरली 2.2 होती है, यानी 1 और 3 के बीच ये वेरी करती है। ये जो HCl एसिड है इसका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी में जो है pH वैल्यू को जो है मेंटेन्स करता है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जो हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी की pH वैल्यू को जो है मेंटेन रखता है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो है एसिडिटी भी करते हैं। एसिड से बॉडी में एसिडिटी होती है, तो इसको कम करने के लिए हम कुछ बेसिज, जो बेस मटेरियल्स होते हैं वो खाते हैं। एसिड जनरली एसिडिटी क्रिएट करते हैं बॉडी में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बेसिज होते हैं उनको खाना पड़ता है। हमारे घरों में कौन से बेसिज प्रेजेंट हैं जिनको हम खाते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, तो ये कौन से हैं। ये सबसे पहला है बेकिंग सोडा, फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो है नाम है, केमिकल नेम। फिर एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की जो पावर MgOH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो बेसिज हैं हमारे घरों में जनरली प्रेजेंट होते हैं, जो जब हमें एसिडिटी होती है, गैस बनती है पेट में, तो ये हम लेते हैं बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है आपका जो MgOH2 है वो
डाइजीन नामक जो सिरप होती है, जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जनरली दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, तो डाइजीन सिरप में भी जो है MgOH2 प्रेजेंट होता है। जो मेडिसिन्स हम एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिडिटी हो जाती है तो जो मेडिसिन हम खाते हैं उनको बोला जाता है एंटी एसिड, जैसे इनो, डाइजीन, इन सभी को एंटी एसिड बोला जाता है क्योंकि ये एसिडिटी को ख़त्म करती है, उसकी एंटी है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पॉइंट्स जानते हैं। जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स सभी का यहाँ पर जो है डाइजेशन हो जाता है। हमने याद रखना है माउथ में सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टमक में प्रोटीन और फैट्स का जो है पार्शियल डाइजेशन होता है, फिर जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। यहाँ पर सभी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन सभी का जो है डाइजेशन हो जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा, ये हम देख चुके हैं पहले ही, शुरू में स्टेप्स पढ़े थे हमने डाइजेशन के। जो डाइजेस्टेड फूड है वो फिर ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर बाकी बॉडी पार्ट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो ब्लड करता है वो एक पार्ट होता है विली, VILLI, विली जो है बॉडी का पार्ट होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम ये विली क्या होते हैं। उसकी हेल्प से ये जो है ब्लड जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो याद रखना है किसकी हेल्प से ये फूड को एब्जॉर्ब करता है ब्लड, ये है विली की हेल्प से। अब विली क्या होते हैं? विली होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, विली बोलते हैं उनको। ये क्या करती हैं? ये करती हैं एब्जॉर्ब करती हैं हमारे फूड को। ये ब्लड जो फूड को एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और ये इस विले की हेल्प से क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है, एब्जॉर्प्शन एरिया होता है, वो इंक्रीज हो जाता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। और ये जो सिर्फ जो विली होती हैं, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती हैं, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है फूड का जो डाइजेशन है वो कभी भी नहीं होता, कोई भी डाइजेशन फूड का नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, जो वाटर है, विटामिन्स है और मिनरल्स है, उनका जो है एब्जॉर्प्शन होता है। और ये किसकी हेल्प से होता है? ये एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होता है ई कोली, यानी एस्केरिका कोली इसकी फुल फॉर्म है। ये इनकी जो है इनके एब्जॉर्प्शन के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो यहाँ पर हेल्प करता है, वो कौन सा है? वो है ई कोली, एस्केरिका कोली इसको बोला जाता है। जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो कौन से होते हैं? ये आयरन Fe, आयोडीन I, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, ये सभी जैसे मिनरल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। जो ई कोली बैक्टीरिया है वो एक गुड बैक्टीरिया है और ये हमारी बॉडी में जो है बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, बाय बर्थ ये प्रेजेंट होता है। और जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, जो मल बनते हैं बाद में हमारी बॉडी में, वो कुछ टाइम के लिए रेक्टम पार्ट होता है बॉडी का, उसमें स्टोर होते हैं और फिर जो है हमारी बॉडी से जो है एनस के थ्रू ये एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, फाइनली जो है एनस के थ्रू ये जो है बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। जो मल बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर होते हैं, फिर उसके बाद एनस जो है वहाँ से ये बॉडी के बाहर भेज दिए जाते हैं। फिर एक पार्ट है बॉडी का अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स पार्ट है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। एक स्मॉल ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर होती है और जो पार्ट होता है जिसमें अपेंडिक्स होता है उसको बोला जाता है केसम, CAECUM। जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ये अपेंडिक्स, जिस पार्ट में ये प्रेजेंट होता है उसको केसम बोला जाता है। और ये एक टाइप की जो है वेस्टिजियल ऑर्गेन है, ऑर्गेन ऑफ नो यूज, इसका कुछ काम नहीं होता है अभी,
एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका यूज कब होता था? इसका यूज जब होता है जब हम मंकीज़ थे, जब आदमी ऐसा माना जाता है कि जो है हम मंकीज़ से जो है बने हैं, बंदरों से। सबसे पहले हम बंदर थे, उससे फिर जो है मनुष्य बना है। तो जब मंकीज़ थे हम, उस समय इस पार्ट का काफ़ी यूज होता है, अपेंडिक्स का। उस समय पर क्या होता था, हम रॉ फ्रूट्स जो कच्चे फल खाते थे उनमें सेल्यूलोज होता था। सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए जो है अपेंडिक्स का यूज होता था। अपेंडिक्स में स्पेशल माइक्रोब्स होते थे जिससे जो है सेल्यूलोज का डाइजेशन हो पाता था, और ये माइक्रोब्स जो है अपेंडिक्स में प्रेजेंट होते थे। तो याद रखना है, अपेंडिक्स जो बॉडी का पार्ट है, अभी करंट में जो है इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज हम जब मंकीज थे तब करते थे, सेल्यूलोज को जो है डाइजेस्ट करने के लिए। जो हम कच्चे फल खाते थे उनमें जो है सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है स्पेशल माइक्रोब्स जो प्रेजेंट थे वो अपेंडिक्स में थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, एक टर्म है सेप्टिक, SEPTIC। इसका मीनिंग होता है यहाँ पर डेथ ड्यू टू स्प्रेड ऑफ टॉक्सिन इन ब्लड। ब्लड में जो है जहर फैलने से जो डेथ होती है उसको सेप्टिक बोला जाता है। लीवर के बारे में जानते हैं। लीवर जो है स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होता है। हमारा जो स्टमक होता है उसके ऊपरी भाग में लीवर प्रेजेंट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के साथ कनेक्टेड होता है। लीवर का दूसरा नाम है हेपेटिक या हर्पर ग्लैंड। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। हेपेटिक या हर्पर ग्लैंड किसको बोला जाता है? लीवर को। लीवर का वेट याद रखना है, मेल्स में 1.5 से 2 kg के बीच, और फीमेल्स में जो है 1.2 से 1.5 kg के बीच। एक जूस प्रेजेंट होता है लीवर में जिसको बोला जाता है बाइल जूस। पीतरस इसको हिंदी में बोलते हैं, बाइल जूस इसका नाम है, जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है, और ये एक ट्यूब के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। pH वैल्यू याद रखनी है बाइल की। जो बाइल जूस है वो है 8.6, यानी बेसिक नेचर का ये होता है। अब जो बाइल जूस होता है, बाइल होता है, उसके काम क्या होते हैं वो देखते हैं। जो लीवर में प्रेजेंट होता है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये जाता है तो वहाँ पर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो ऑयल और वाटर है उसको जब हम जनरली मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होते। इनको मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है इमल्सिफिकेशन। 2 लिक्विड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है बाय डाइल्यूटिंग, यानी कुछ वाटर ऐड करके उसमें। कोई जो 2 लिक्विड्स हैं उनको जनरली जो इनसॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में, वो घुलते नहीं, उनको जो है मिक्स किया जाता है डाइल्यूटिंग के द्वारा। और डाइल्यूटिंग क्या होता है, कुछ पानी ऐड करके। बाइल जो है वो ब्लड में भी और कर्ड में भी, मक्खन और ब्लड जो दोनों में जो ये सोल्यूबल होता है। इमल्सन्स जो हमारे घरों में जनरली प्रेजेंट होते हैं, इमल्सन क्या हुआ, 2 लिक्विड्स का मिश्रण, मिक्सचर। ये होते हैं जैसे मिल्क है, बटर है, ऑयल, पेंट, ये सभी हमारे घरों में प्रेजेंट होते हैं। ये इमल्सन्स के एग्जांपल्स याद रखने हैं। एक टर्म है काइलोमाइक्रोन। ये है क्या होता है, जो ड्रॉप्स ऑफ फैट्स होते हैं, जो तेल के ड्रॉप्स होते हैं, उनको काइलोमाइक्रोन बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जो बाइल जूस प्रेजेंट होता है उसके क्या यूजेज है, उसके क्या जो है फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो जो बाइल जूस प्रेजेंट होता है लीवर में, उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर 2 पिगमेंट होते हैं जो कि कलर देने का काम करते हैं। कलर कैसे देते हैं, एक होता है बिलीवर्डिन। याद रखना है बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, यहाँ पर 2 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन जो है ग्रीन कलर देता है और बिलीरुबिन जो है येलो कलर। यानी बॉडी में कुछ प्रोसेस होती है, अगर ग्रीन कलर होता है उसके लिए बिलीवर्डिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और बिलीरुबिन जो है येलो कलर के लिए। जैसे कि बिलीरुबिन येलो कलर कैसे देगा, जो जॉन्डिस, जो पीलिया होता है, बीमारी होती है, जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड का पार्ट होता है, और फीसिस जो हमारा मल होता है, इन सभी का कलर येलो होता है। ये किसके कारण होता है, जो बिलीरुबिन जो पिगमेंट है उसके कारण। तो याद रखना है, यहाँ से कुछ भी पूछे जाए आपका, जॉन्डिस, फीसिस और प्लाज्मा जो है, जो कि ब्लड का पार्ट होता है, इनका कलर येलो किसके कारण होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। और ग्रीन कलर की बात की जाए, वो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिलीवर्डिन पिगमेंट। फिर हमारा यूरिन।
यूरिन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यूरिन जो उसका भी कलर येलो होता है, ये होता है यूरोक्रोम के कारण। याद रखना है, जो बिलीरोबिन के कारण देखा हमने जॉन्डिस, प्लाज्मा और जो फिसीज का कलर होता है, लेकिन यूरिन का भी कलर येलो होता है, ये उसके कारण नहीं होता, ये होता है यूरोक्रोम के कारण। ये डिफरेंस याद रखना होता है। और जो हमारे यूरिन में जो स्मेल आती है वो अमोनिया गैस के कारण आती है, लेकिन हमारी बॉडी में अमोनिया गैस प्रेजेंट नहीं होती। तो कैसे ये स्मेल आती है अमोनिया गैस की? देखिए, जनरली जो अमोनिया है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी में एक कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है यूरिया। यूरिया जो है हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है, और ये यूरिया जो है जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ये अमोनिया गैस बनाता है। तो इस तरह से ये अमोनिया गैस की स्मेल आती है। तो जनरली अमोनिया जो है बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यूरिया प्रेजेंट होता है यूरिन में, और ये रिएक्ट करता है एयर के साथ और ये अमोनिया गैस बनाता है। तो ये यूरिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज की क्लास के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने जो है कवर कर लिए। यहाँ पर जो एक एक पॉइंट है वो आपका एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस और जो ये कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।